नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की सियासत में आज पारा 7वें आसमान पर है। विधानसभा के भीतर आज जो हुआ उसने आने वाले दिनों के लिए एक बड़े राजनीतिक टकराव के संकेत दे दिए हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार सदन में लेकर आई अशांत क्षेत्र संरक्षण विधेयक 2026 और अब इस पर सरकार का कहना है कि यह कानून डिस्ट्रेस सेल को रोकने के लिए है, यानी डर या दबाव में अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दाम पर बेचने वालों को यह बचाने के लिए है। लेकिन विपक्ष इसे ध्रुवीकरण का हथियार बता रहा है। अब ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल यह कि क्या यह बिल वाकई आम जनता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा है? और अगर किसी इलाके में घर बेचना है तो कलेक्टर से आखिर इजाजत क्यों? क्या इससे भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज नहीं बढ़ेगा? क्या राजस्थान भी अब गुजरात और असम की राह पर चल पड़ा है? विपक्ष का आरोप तो यह भी है कि सरकार समुदायों के बीच दीवार खड़ी कर रही है, जबकि सरकार का यह तर्क है कि मजबूरी का पलायन अब राजस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जरा आपको कुछ राजनीतिक तौर पर जो बयान सामने आया है वो जरा आपको बताते हैं, वो दिखाते हैं आपको कि आखिर इस पर आप नेता क्या कह रहे हैं। सरकार की तरफ से भी इस पर अपना पक्ष रखा गया, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। जरा सब पहले आपको बयान दिखाते हैं। राजस्थान प्रदेश में कई जगह ये सूचनाएं मिलती थी कि जो अशांत क्षेत्र हैं वहाँ कुछ लोग बाहुबली का तरीका अपना करके लोगों पर दबाव बना करके लोगों को डिस्टर्ब करके उनके सस्ते दामों पर संपत्ति हड़पने का काम करते थे। उन लोगों की संरक्षा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि जो डिस्टर्ब एरिया कानून बनना चाहिए, उन लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए जो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। और कहीं दूसरे लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है तो वो दबाव दे करके किसी की संपत्ति को हड़पने का काम नहीं करें, किसी के पूजा स्थल पर कब्जा नहीं करें। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। हर सरकार ये चाहती है कि कानून और व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, लेकिन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्थान सरकार अशांत क्षेत्र घोषित करने के नाम पर और कुछ वर्ग विशेष को परेशान करने के दृष्टिकोण से ये जो बिल ला रही है, ये न देश हित में है, न राजस्थान के हित में है और न ये किसी अन्य स्थानों के हित में है। क्या ये आम लोगों के हित में है? क्या ये उन लोगों के हित में है जो कि ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर ज्यादा परिस्थितियां खराब होती हैं? क्या ये उन लोगों के लिए है? और क्या ये सियासत का खेल है जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है? ऐसे में सवाल कई। सवाल ये कि डिस्टर्ब एरिया बिल लोगों की सुरक्षा या सियासत का खेल है? क्या बिल जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो चुका है? और संविधान के अनुच्छेद 19 कहीं भी बसने की जो आजादी देता है, क्या यह बिल उसका उल्लंघन है? राजस्थान में गुजरात मॉडल को लागू करने की क्या कोशिश हो रही है? यह भी सवाल उठ रहा है। सवाल यह भी कि क्या कानून बनने से भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज नहीं बढ़ेगा? किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने का आखिर पैमाना क्या होना चाहिए? कहीं इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग तो नहीं होने लगेगा? कानून के तहत 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान क्या न्याय संगत है? और इस बिल का रियल एस्टेट और संपत्ति कीमतों पर भी क्या किस रूप में प्रभाव पड़ेगा? यह अपने आप के सवाल है। कानून पलायन की समस्या को हल करेगा या अविश्वास को ज्यादा बढ़ा देगा? यह बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जितेश जेठानंदानी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नम्रता सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत सबसे पहले नम्रता जी आपसे ही, और आपको ये बताएं और ये जानें सबसे पहले कि आखिर इस बिल की जरूरत आखिर क्यों हुई? क्या वजह है जो इस बिल को लाना पड़ा? आपको ऐसा लगता है कि डबल इंजन की सरकार में क्या ऐसे लोग एक्टिव रहेंगे? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना भाई कि डबल इंजन की सरकार है, सब चीजें मैनेज हो रखी हैं, बैलेंस हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? जो ये अशांति क्षेत्र बिल लाया गया है, डिस्टर्ब जोन बिल जो लाया गया है, यह सरकार के द्वारा जनता को एक तोहफा है जिसमें उनकी संपत्ति को संरक्षित रखने का। क्योंकि राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्पेसिफिकली जो देखा गया था
कि वहां की जनता को एक विशेष वर्ग के द्वारा प्रत्याड़ित किया जाता था। कभी गोहत्या के नाम पे, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने, उनको दीवारों पे लिख देने के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी विदेशी ताकतें जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनका गुणगान गाने के नाम पे उनको प्रत्याड़ित कर दिया जाता था, जिसके कारण परिणाम स्वरूप वे अपनी पैतृक संपत्तियों को औने पौने दाम में बेच करके चले जाते थे। यहाँ तक कि कोई किराएदार भी नहीं आ पाते थे। इस बिल के माध्यम से जो असंतुलन है जनसंख्या का वो भी सही होगा, और एक ज्योग्राफिकली जो है हम संतुलन हमारा करना जो लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे। जो डिस्टर्ब एरिया बिल जो 2026 लाया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगी पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे सख्त धर्मांतरण का कानून इसका श्रेय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एक सवाल का जवाब दीजिए। और जो ये बिल आया है, प्रशासन आप जो बिल लेकर के आए हैं जी, इसकी व्याख्या कैसे होगी, किस क्षेत्र पर ये लागू होगा? भाई ये तो तय करना पड़ेगा ना कि आखिर डिस्टर्ब एरिया कौन सा है, तो उसका पैमाना क्या होगा? देखिए, जो डिस्टर्ब एरिया जो मैंने आपको भी बताया, जैसे हम परकोटे की बात करें, राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर परकोटे की बात करें, जहां पर जो विशेष समुदाय है वो बहुसंख्यक हो गए हैं और अल्पसंख्यकों को वहां पर दबाव दिया जाता है। उस क्षेत्र में लाया जहां पर अशांति का माहौल किया जाता है, उस क्षेत्र में जहां पर दो अलग अलग बातें हैं। समुदाय, आप कह रहे हैं कि विशेष समुदाय, बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है, ये तो कोई भी लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए। नम्रता जी बताइए। आप दोबारा कहेंगे, मैं आपको सुन नहीं पाई हूँ। मेरा सवाल ये है, आप ये कह रहे हैं कि समुदाय विशेष, जहां पर समुदाय विशेष के लोग हैं वहां पर ये परिस्थितियां बदल रही हैं, अल्पसंख्यक थे बहुसंख्यक हो गए, लेकिन सरकार ये कह रही है कि साहब कोई भी हो, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये तो जो प्रताड़ित होगा हम उसके लिए लेकर के आए हैं। तो मैं भी आपको यही बता रही हूँ कि जो भी प्रताड़ित होगा, अगर हम एक बात बताइए, आजादी के बाद अगर एसटी समुदाय को अगर जमीनों पे प्रतिबंध लगाने का, उनकी जमीनों को आरक्षित नहीं करा गया था, तो क्या आज वो रह पाते? नहीं रह पाते ना। इसी तरह पर जो भी प्रत्याड़ित है, जो एक दबाव में आकर के या प्रेशर में आकर के खुद की जमीनों के लिए संरक्षित नहीं होकर पा रहा है, वो दबाव में बेच करके जाना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है, तो उस ज्योग्राफिकली जो हम असंतुलन हो रहा है उसको रोकने के लिए हम ये कानून लेकर के आए हैं। और यह कानून धर्मांतरण रोकने का सबसे बड़ा एक हथियार होगा, सबसे बड़ा कानून होगा। और मैंने आपको पहले भी ये बोला है और आज अब एक बार फिर बोल रही हूँ कि पूरे भारत के अंदर धर्मांतरण रोकने का यह सबसे बड़ा जो कानून बनाया है, बिल पास किया है, वो राजस्थान में किया गया है। अभी देख लीजिए धर्मांतरण रोकने के लिए इस कानून का क्या रोल होगा, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन भी ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार जी, अब सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वही कह रहे हैं कि भाई इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, और हालांकि उनका कहना यह है कि भाई सभी वर्गों के लिए समान है, ये किसी समुदाय के लिए विशेष तौर पर नहीं है, जो प्रताड़ित होगा उसके लिए कानून है। तो आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण होगा। शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार गुजरात में तो खेल कर चुकी है, अब गुजरात के में खेल करने के पश्चात अभी इनकी जो नजरें हैं वो राजस्थान के ऊपर है, और ये नजरें केवल राजस्थान के आम लोगों पर नहीं है, समुदाय विशेष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अटैक करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजस्थान से समस्त एक समुदाय विशेष के लोग यहाँ से गायब हो जाएं। कांग्रेस पार्टी इस बिल की बहुत निंदा करती है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अनुच्छेद 19(1) के अंदर सबको संपत्ति रखने का अधिकार है, किराए पे बेचने का अधिकार है, रखने का अधिकार है। अब ये एसडीएम तय करेंगे, कलेक्टर तय करेंगे, सरकार तय करेगी कि हम बेचें या नहीं बेचें, किराए पे दें या नहीं दें। तो कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और अनुच्छेद 3(1) के तहत जो मॉनिटरिंग है वो एसडीएम साहब करेंगे। अब बताओ, हमारी संपत्ति की निगरानी भी एसडीएम करेंगे, और जब वो निगरानी करेंगे तो शुभेंदु जी वो आप बताइए थानेदारी कितनी करेंगे, वो दादागिरी कितनी करेंगे, इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा या घटेगा? आम आदमी की जो सुख शांति है उसको भंग होगा नहीं होगा? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे तय करेगी कि ये इलाका अशांत क्षेत्र है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन होती है तय करने वाली कि हम हमारी संपत्ति को बेचे नहीं बेचे, किराए पे दे नहीं दें? और अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है कि समुदाय विशेष के लोग या कोई भूमाफिया
किसी समुदाय विशेष पे दबाव डाल के अगर प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का काम कर रहे हैं, तो फिर सरकार क्या कर रही है, फिर कानून व्यवस्था क्या कर रही है? आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि सरकार प्रॉपर्टी डीलर बनने का काम नहीं करे, समुदाय विशेष के लोगों को राजस्थान में अमन चैन के साथ रहने दे। तो नम्रता जी, अब जरा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई जरूरत क्या आई, पहला तो वही सवाल कि पैमाना क्या। कांग्रेस ने शुरू से, कांग्रेस की इसमें कोई गलती नहीं है। कांग्रेस ने अब तक तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, तुष्टीकरण की बातें करी है। जब सरेआम, एक बात बताइए, आज तो इतना बोल रहे हैं, जब सरेआम होली के दिन हमारे भाई तरुण को चाकू से गोद के मार दिया जाता है, जब घर वापसी कर चुके सलीम का गला रेत दिया जाता है, तब इनको किसी के अधिकार नहीं दिखते। ऐसे इनको किसी के अधिकार दिखते हैं। जब स्थानीय निवासियों को कोड़ियों के दाम अपनी जमीन बेचना पड़ता है, दबाव में, भारी लोगों की दबाव के अंदर, जब लव जिहाद में बच्चियों को परेशान किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, तब इनको किसी के अधिकार क्षेत्र नहीं दिखते हैं। लेकिन जैसे ही तुष्टीकरण की बात आएगी, इनको अधिकार क्षेत्र भी दिख जाएंगे। ये इन चीजों पे ध्यान ना देकर के राजस्थान की युवा, राजस्थान की ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट पे क्यों नहीं सोचते हैं ये लोग? क्योंकि इनकी नीति ही तुष्टीकरण की रही है। आज तक ये इसी के दम पर ये खेलते आए, लेकिन अब भारत जाग चुका है। राजस्थान अब कांग्रेस के हाथ में नहीं है जो ये तुष्टीकरण की नीति चलेगी। मैं आपको पहले भी बताई थी, मैं आज फिर कह रही हूँ कि घर जो ये कानून बनाया है, आप कह रहे हैं कि एडीएम निर्धारित करेगा, कलेक्टर निर्धारित करेगा, बिल्कुल करेंगे, राजस्थान की सरकार निर्धारित करेगी। नहीं, अच्छा, एक चीज बताइए नम्रता जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि सरकार के पास कोई आंकड़ा है कि ऐसे प्रभावित इलाकों में इतने लोगों ने पलायन कर दिया? कोई आंकड़ा है ऐसा? देखिए, आंकड़े सबके पास है। इसका जीता जागता माहौल है। अभी परकोटा देख लीजिए, मालपुरा, जयपुर के पास मालपुरा, ये इतनी बड़ी कानूनी तैयारी की इस बिल को लेकर के आने के लिए, इतना बड़ा प्रावधान आप लेकर के आए, तो इसके लिए कोई तो रेफरेंस होगा ना भाई। इतने कोई आधिकारिक कोई तौर पर कोई आंकड़ा आप पेश करेंगे, बताएंगे आपके भाई इतने जो है लोग ऐसे दबाव में आकर के अपना घर जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर गए या उनको पलायन करना पड़ा, इस वजह से हम ये बिल लेकर के आ रहे हैं, ऐसा कोई डिटेल है आपके पास? आंकड़े देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, आंकड़े अगर हम देखने लगे तो आंकड़ों की जरूरत ही नहीं है। शहर के शहर खाली हो गए। और अभी जो ताजा तरीन चल रहा है, परकोटे के अंदर जाके देखिए, लोगों ने अपने घर के बाहर पर्चियां लगा दी है, मकान बेचना है, घर बेचना है। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि रातों रात ही पर्चियां लग गई घरों के बाहर? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि रातों रात गाँव के गाँव खाली हो गए? कभी सर तन से जुदा के नाम पर भयभीत कर दिया जाता है। नहीं तो ये इंडिकेशन किस तरफ है भाई? आप ये खतरा किस लिए, मतलब ये किसी समुदाय विशेष के लिए है? फिर से वही सवाल आ जाता है जब आप एक ही तरफ इशारा करते हैं। तो देखिए, किसी समुदाय विशेष के कारण मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक जो दबाव डाला जाता है वो अपना एकीकरण चाहते हैं। ये समुदाय विशेष जो होता है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकार सदन में ये कहती है कि भाई हम ये किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं लेकर के आए हैं, हम तो ये जो प्रताड़ित लोग होंगे हम उनके लिए लेकर के। बोल रही हूँ, आप एक ही तरफ मुझे टर्न आउट करना चाह रहे हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं तो आप जो कह रहे हैं मैं तो वो सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ, और मैं तो बार बार रेफरेंस भी दे रहा हूँ कि विधानसभा के अंदर सरकार क्या कह रही है। अल्पसंख्यक बन जाएंगे, जहाँ मेजोरिटी कम हो जाएगी और जिनकी मेजोरिटी ज्यादा होती है वो दबाने का काम करते हैं, वह उनको पलायन करवाने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये जो बिल आया है ये इसी पर है कि किसी की भी पैतृक संपत्ति को मजबूरन ना बेचा जाए, उसको वहां रहने का, सुरक्षित रहने का, संरक्षित रहने का एक उसको तोहफा है, अधिकार है इस बिल के माध्यम से, जो कि एक सराहनीय बिल है। ठीक है, सराहनीय बिल है, तो सबको करना चाहिए। ठीक है। जितेश जी को इसमें मैं जरा जोड़ रहा हूँ। जितेश जी, जरा सबसे पहले बताइए कि इसकी असल में जो सरकार की मंशा है कि भाई इसमें जो प्रभावित लोग हैं वो थोड़ा सा प्रताड़ित ना हो और उनके लिए एक प्रोटेक्शन लेकर के सरकार लेकर के आई है। नम्रता जी और भारतीय जनता पार्टी तो बार बार कह ही रही है कि भाई ये तो बड़ा सिक्योर बिल है, लोगों की सुरक्षा के लिए है, बड़ी जरूरत थी इसकी। बात करूंगा मैं, आरोप प्रत्यारोप पे बात नहीं करूंगा। देखिए, गुजरात में बिल आया, इसके बाद कहीं ना कहीं गुजरात में पीसफुल इन्वायरमेंट हुआ है। और राजस्थान की बात करें तो टोंक के मालपुरा के अंदर 75 साल में 1000 परिवारों का पलायन हुआ है। आप डेटा इनसे पूछ रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। 2023 में जयपुर के किशनपोल में 100 परिवारों को छोड़कर जाना पड़ा। रामगंज में लगातार पलायन हो रहा है। जोधपुर में 2025 तक 800 परिवार अपने घर जमीन सब बेचकर उनको जाना पड़ा। 2022 में करौली दंगे हुए करौली के पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान, तो 100 परिवारों को घर छोड़कर जाना पड़ा। अब राजस्थान में ये जरूरत आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हमें समझना होगा।
राजस्थान में अब तक 3500 दंगे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम ब्यूरो एनसीआरटीपी के जो आंकड़े हैं 2023 से 2020 के अनुसार सूबे में पूरे राजस्थान में 3342 दंगे उपद्रव हुए हैं और अरबों रुपए की संपत्ति खाक हुई है। और 2014 से लेकर 2020 तक 81 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और सबसे ज्यादा 2014 में 26 दंगे। तो ये दंगों को गौर करेंगे। फिर हम डेटा आते हैं, देखिए करौली में 2022 में हिंदू वर्ष वो नववर्ष की रैली में जो मुस्लिम लोगों ने पथराव किया था, आपको ध्यान होगा। दंगे में 35 से ज्यादा दुकानें जली, पथराव हुआ, कई लोगों को नुकसान हुआ, 15 दिन तक कर्फ्यू लगा। जोधपुर में 2022-24 में धार्मिक झंडे को लेकर विवाद हुआ और रात भर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए। 12 में 2021 के अंदर 2 लोगों की हत्या हुई, पूरे शहर में आग हुई, आग से धधक उठा पूरा शहर और दंगाइयों ने दुकानें जलाई, कर्फ्यू लगा। 2019 में टोंक में दशहरा जुलूस में मुस्लिम भीड़ ने पथराव किया और इस हिंसा के बाद इंटरनेट बंद किया, कर्फ्यू लगाया गया। 2021 में झालावाड़ में 2 लोगों को झगड़ा हुआ, पूरे शहर में दंगा फैल गया। और इसी तरह से 2022 के अंदर भी आपको ध्यान है उदयपुर में कन्हैयालाल तेली की, यानी कि वो रेफरेंस है। अब मैं आपको और एक डेटा पे शुभेंदु और ले चलता हूँ। देखिए ये कह रहे हैं ना डेमोग्राफिक चेंज पूरे देश में हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज। अब कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, ये कांग्रेस बीजेपी आपस में लगाते रहेगी। मैं डेटा पे आ रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में 1991 में हिंदू की जनसंख्या 74.70% थी और 2011 में घटकर हो गई 70.50%। ये वेस्ट बंगाल का बता रहा हूँ। और वेस्ट बंगाल में मुस्लिम जो जनसंख्या है 23.30 थी 1991 के अंदर, जो 23.30 थी, जो घटकर है ना 2011 के अंदर केवल और केवल 88 पॉइंट। लेकिन आज हम बात सिर्फ राजस्थान के सेंट्रिक कर रहे हैं, राजस्थान को लेकर के हमारी बात है। राजस्थान के बिल्कुल ये फैक्ट है, ये रेफरेंस भी है। बिल्कुल मैं वापस आता हूं जितेश जी आपके पास, लेकिन इस पे जरा एक रिएक्शन मैं राजकुमार जी से ले लेता हूं। राजकुमार जी, अब ये रेफरेंस है जो मैं नम्रता जी से भी जान रहा था कि भाई कोई रेफरेंस है आपके पास, क्यों आखिर ये लाने की जरूरत, तो ये जितेश जी ने बता दिया कि भाई ये इतने आंकड़े हैं, ये इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, इतने लोग पलायन कर चुके हैं, इस वजह से इस बिल की जरूरत थी, ये बताया जा रहा है। अब भी कहेंगे ध्रुवीकरण है। शुभेंदु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये बिल आने के बाद अशांत क्षेत्र खत्म हो जाएंगे ना? राजस्थान का प्रत्येक तबका, प्रत्येक समाज सुरक्षित महसूस करेगा ना? ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। लॉ एंड ऑर्डर जब सरकार से सफल नहीं होता है, कानून बना करके लोगों को परेशान करने का काम कर दिए। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि भाई जो परेशान लोग हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको कानूनी रूप से सुरक्षा दे रहे हैं। नहीं बोलते हैं राजकुमार जी, इसमें लगाया जाता है जब ईरान पे खेमने के मरने पर भारत के अंदर विधवाएं हो रही हैं, औरतें भारत में करना जा रहा है, वो अलग विषय, वो अलग विषय। शुभेंदु जी, जयपुर की अगर बात करें, जयपुर के परकोटी की अगर बात करें, वहाँ सब लोग प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के नेता यहाँ पर एक कोने में मस्जिद है, उसी के पीठ पर मंदिर भी है, बेच के जा रहे हैं। उसी चौराहे के ऊपर मुस्लिम समाज के नौजवान बैठ के ताश खेलते हैं और हिंदू समाज के भी ताश खेलते हैं। अपने घर को रातों रात पलायन किया जा रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब ये तो बात है राजकुमार जी, इतने जो सिलसिलेवार तरीके से जो घटनाएं हुई, नम्रता जी एक मिनट, राजकुमार जी एक चीज तो बता दीजिए अब कि क्या ये बिल लाना सही तो है ना? अब इसको सही तो मान रहे हैं कि इतनी हादसे हुए, इतनी घटनाएं हुई हैं, तो इसलिए बिल लेकर के आए, इस बिल की जरूरत लगी कि नहीं लगी? शुभेंदु जी, बिल आने के बाद हादसे खत्म हो जाएंगे ना? नहीं, पहले उसका तो जवाब दे दीजिए, वो तो सरकार जवाब दे ही रही है। क्या बिल आने के पश्चात स्वीकार तो कीजिए, अपराध करने वाले लोग, बीजेपी सरकार जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करने जा रही है, क्या वो सफल होंगे या नहीं होंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था बनाए सरकार चाहे किसी की हो, सरकार क्यों है? कोई किसी को धमका रहा है, कोई किसी की प्रॉपर्टी दबाव बना के छुड़वा रहा है या बेच रहा है या खरीद रहा है, तो सरकार कहाँ है? पुलिस कहाँ है? उस वक्त कलेक्टर साहब कहाँ जाते हैं? या ये बिल बनने के बाद कलेक्टर साहब एक्टिव होंगे, एसडीएम साहब एक्टिव होंगे, एसपी साहब एक्टिव होंगे, और जब अगर बिल नहीं आएगा तो एसपी साहब आंखें मूंद के बैठे रहेंगे, कलेक्टर साहब आंखें मूंद के बैठे रहेंगे क्या?
इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, लोगों को रिश्वत और देनी पड़ेगी। यही तो कहा जा रहा है कि भाई जब पहले ऐसी घटनाएं होती थी तब कहां गई थी सरकार? तब क्यों नहीं पलायन जब हो रहा था उनको क्यों नहीं रोका गया? इतने लोग पलायन कर गए। राजकुमार जी, मैं यही कह रहा हूं शुभेंदु जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कोई भी हो, कोई तो भी जब पहले नहीं हो पाया तो अब कैसे हो जाएगा? किसी भी शहर में रहता हो, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रहता हो, किसी भी समुदाय विशेष का हो, वो किसी के दबाव में पलायन नहीं करना चाहिए। वो अपनी खुशी से अपना गांव शहर छोड़ के जाता है, अन्य जगह जाता है, कोई परहेज नहीं है। और इसमें किसी समुदाय विशेष का नाम भी नहीं है, कोई जिक्र नहीं है इसमें। तो ये कहा गया है कि भाई जो प्रताड़ित लोग हैं सिर्फ उनको संरक्षण दिया जाएगा और उसी एरिया को जो है वो डिस्टर्ब एरिया माना जाएगा। शुभेंदु जी, आप तो पत्रकार हैं और हम पॉलिटिकल लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को हम जानते हैं, इनका तीर जाता है, इनका तीर लगता है, इनका टारगेट बिगाड़ और नहीं सकते। भी जानती है हमारा दायित्व है संतुलन बनाना। जितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वापस लौटता हूं। अच्छा, जितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जितेश जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जयपुर की राजकुमार जी बात कर रहे थे, मैं नम्रता जी भी बात कर रही थी, लेकिन जयपुर में बड़ी बात बता दूं आपको, जयपुर का जो मंदिर, जयपुर जो बनावट है परकोटे की, वॉल सिटी की, वो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ही बनाए गए थे परकोटे। और परकोटों में हर आप जाएंगे ना तो हर चौराहे पर आपको मंदिर मिलेगा। आज 50 से 60 मंदिर ऐसे हैं हिंदू विहीन आबादी होने के कारण वहां पर मंदिर पे ताला लग गया है। अब इसका जवाब राजकुमार जी देते। और राजकुमार जी से मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि राजकुमार जी, आप बार बार कह रहे हैं कि जबरन संपत्ति नहीं खाली होती है। को बताइए राजकुमार जी, आपके घर के आसपास जहां आप निवास करते हैं, आसपास 5-10 मकान ऐसे हो जाए जो बकरा काटते हो रोज बाहर में, तो आप ब्राह्मण हैं, आपको अच्छा लगेगा क्या? यहाँ आपके इधर बोटियां आ रही हो, फिर क्या करेंगे आप? बोलिए राजकुमार जी, है कोई जवाब? ऐसा प्रॉब्लम हिंदू समाज में मालपुरा में आई। शुभेंदु जी, मंदिर में अगर ताले लग रहे हैं, मस्जिद में अगर ताले लग रहे हैं, चर्च में अगर ताले लग रहे हैं, तो सरकार की फेलियरशिप है। ये सरकार की फेलियरशिप है। और अगर कोई किसी मोहल्ले में किसी भी प्रकार की गंदगी फैला रहा है, सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं, बात सुनिए, सरकार की गलती नहीं है इसमें। सरकार कोई भी हो, अरे राजकुमार जी, सरकार की बात नहीं आ रही। हिंदू सरकार के अधीन रहने वाले उस जिले के अंदर, उस कॉलोनी के अंदर, उस प्रदेश के अंदर सब लोग, सब धर्म के लोग प्यार मोहब्बत और इज्जत के साथ नहीं, रहे। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि भाई राजकुमार जी, अच्छा ये जो रेफरेंस दिया जा रहा है उसमें तभी तो कहा जा रहा है कि इस बिल की इसलिए जरूरत थी जो आज तक नहीं हुआ, जो आपकी सरकार भी रही ना, आप भी नहीं रोक पाए। आपकी सरकार भी रही ना राजकुमार जी, आप भी रोक नहीं पाए ना। लोग बंद हो जाएंगे क्या? इनकी सरकार में बने हुए। राजकुमार जी, एक बात बताइए, बने बनाए मंदिरों पर मांस के टुकड़ों फेंक दिए जाते हैं, कौन सा प्रेम मोहब्बत है? अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अच्छा राजकुमार जी, ठीक है, कानून बनने के पश्चात। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं नम्रता जी, एक चीज ये भाई, एक डाउट इस पर यह आता है कि डिस्टर्ब एरिया क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र कैसे माना जाएगा और उसका पैमाना क्या होगा? और दूसरा सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसमें अधिकारी ज्यादा हावी हो जाएंगे, कलेक्टर को ज्यादा सुप्रीम पावर दे दी गई, तो ऐसा तो नहीं कि सब कुछ उनके हाथ में? ये एक डाउट। देखिए, कलेक्टर का एडीएम का इन्वॉल्व करना इसलिए जरूरी है, मैं आपको फिर से वापस से हम वहीं घूम करके आ जाएंगे। जैसे लव जिहाद के नाम पर या फिर धर्मांतरण विरोधी जो कराने वाली संस्थाएं हैं, इनके नाम पर अगर हम सरकार को नहीं उतारेंगे तो पहले खुलेआम चल रहा था, कभी चिकित्सा के नाम पे हो रहा था, कभी पैसों के नाम पे हो रहा था, कभी दबाव के नाम पर हो रहा था। अब 90 दिन का नोटिस निकलेगा, अगर इसके अंदर कोई आपत्ति हुई तो उसका जब तक समाधान नहीं होगा तब तक वो धर्मांतरण नहीं कर सकता, जब तक वो कोई भी और प्रक्रिया नहीं कर सकता। इसमें 25 लाख, 20 लाख और 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है। तो करने से पहले 5 बार अपराधी सोचेंगे। और यह आप क्षेत्र पूछ रहे तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच का है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग या समुदाय का हो। अगर किसी भी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को दबाया जाएगा तो यह बिल समान रूप से सबके लिए काम करेगा। विरोध और आपत्ति और शिकायत समान रूप से जो है उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है। अब बात अगर आप राजकुमार जी जो बात कर रहे हैं कि प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो जब मंदिरों में मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते थे, हर मंदिर के ऊपर 4 चद्दर लगा के उसको एक बना दिया, विशेष वर्ग अपना प्रार्थना स्थल बना देता था, तब कांग्रेस क्यों कहती थी कि आप तो दंगे कराने का काम कर रहे हैं? अब आप प्रेम मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है जिसमें बुलडोजर भी चलाए जाएंगे अगर अच्छा ठीक है, भारत विरोधी ठीक है, ताकतों समय का थोड़ा अगर सा कम है, मैं जरा जल्दी से एक करने रिएक्शन वाली राजकुमार जी से लेना चाह रहा हूँ। संस्थाएं राजकुमार होंगी अगर जी, इसको लेकर के, इस बिल को लेकर के कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या आगे, क्योंकि चर्चा इस बात की भी चल रही थी कि कोर्ट भी जाएंगे, तो क्या ऐसा भी है? शुभेंदु जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज बिल का विरोध विधानसभा में कर दिया है। हाँ। और टीकाराम जूली जी अभी पारिवारिक उनके घर में शोक है, इस हाँ। कारण से वो विधानसभा में नहीं आ रहे हैं। जब वो 2-3 दिन बाद आ जाएंगे हाँ। तो प्रतिपक्ष के नेता और विधानसभा में हमारे जो नेता हैं वर्तमान में, जो गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग बैठ के तय करेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस बिल का विरोध किस तरीके से करना है। लेकिन हम चाहते हैं रणनीति तैयार होगी कि आगे इस बिल का विरोध किस रूप में किया जाएगा। खैर, माफी के साथ रुकना चाहूंगा, समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए ये बिल लाया गया है या सियासत का खेल है, इस पर आज हमने चर्चा किया। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।